चलिए आइए नॉन स्टॉप एट 9 की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। कंगना बनाम शिवसेना की जंग, जिसमें आज दिन भर जमकर ड्रामा हुआ। कुछ देर पहले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच करीब 45 मिनट तक बैठक हुई, जिसमें कई और मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन कंगना का मुद्दा अहम था। इधर कंगना ने मुंबई पहुंचते ही अपने दफ्तर पर बीएमसी की तोड़फोड़ के बाद उद्धव ठाकरे पर कैसे जमकर निशाना साधा, देखिए। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर कंगना ने किया करारा प्रहार। मुंबई पहुंचने पर कंगना ने जब बीएमसी द्वारा तोड़े गए अपने दफ्तर की हालत देखी तो आपे से बाहर हो गयी। उन्होंने फौरन एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हल्ला बोला। मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है। इसके साथ ही कंगना ने एक के बाद एक 4 वीडियो ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने अपने दफ्तर की तस्वीर दिखाई और बीएमसी की मनमानी को सबके सामने ला दिया। कंगना और शिवसेना के बीच जारी जंग में बीजेपी भी कूद पड़ी और बीएमसी की कार्रवाई पर शिवसेना से कई सवाल किए। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। इधर कंगना के मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले जमकर बवाल हुआ। एक तरफ शिवसेना के कार्यकर्ता कंगना के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ करणी सेना कंगना को सपोर्ट करने पहुंची थी। कंगना बनाम शिवसेना की इस जंग में फिलहाल न तो शिवसेना और न ही कंगना झुकने को तैयार हैं। कंगना के दफ्तर को तहस नहस करने के बाद अब बीएमसी के निशाने पर कंगना के खार इलाके वाला फ्लैट भी आ गया है। बांद्रा में कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलने के बाद अब बीएमसी का हथौड़ा उनके फ्लैट पर भी चल सकता है। बीएमसी ने कंगना के मुंबई के खार इलाके की डीवी ब्रिज इमारत के फ्लैट में अवैध निर्माण समेत कई नियमों के उल्लंघन की शिकायत कोर्ट से की है और फ्लैट को तोड़ने की इजाजत मांगी है। बीएमसी का आरोप है कि कंगना ने साल 2018 में अपने घर में कई बदलाव किए। कंगना के फ्लैट में 8 बदलाव किए गए। सारे बदलाव बीएमसी के नियमों को तोड़कर किए गए। इन आरोपों के तहत अब बीएमसी कंगना के खार वाले फ्लैट को भी निशाना बनाना चाहती है। ये खबर जैसे ही कंगना के कानों तक पहुंची, कंगना ने फौरन ट्वीट कर एक बार फिर उद्धव ठाकरे के साथ फिल्म मेकर करण जौहर को भी निशाने पर लेकर जमकर आग उगला। आओ उद्धव ठाकरे और करण जौहर गैंग, आप लोगों ने पहले मेरा दफ्तर तोड़ा, फिर घर तोड़ दो, इसके बाद मेरा चेहरा और मेरे शरीर को भी तोड़ दो। आप क्या कर रहे हो? ये पूरी दुनिया देख रही है। मैं चाहे जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं सबको बेपर्दा करके रहूंगी। कंगना के दफ्तर पर बीएमसी का बुलडोजर चलने से लेकर कंगना के मुंबई पहुंचने तक जमकर बवाल हुआ, ये भी देखिए। कंगना के दफ्तर पर चला बीएमसी का बुलडोजर। कंगना के बांद्रा वेस्ट के पाली हिल रोड पर बने करीब 48 करोड़ के आलीशान दफ्तर पर बीएमसी का हथौड़ा चला, जहां सुबह से ही बीएमसी के कर्मचारी तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए मुस्तैद हो गए थे। बीएमसी के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम उन दस्तावेजों के साथ जिसमें इनके अनुसार इस बात का जिक्र है कि कंगना ने जो अपने ऑफिस के अंदर जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ था, सीधे तौर पर वो अवैध रूप से बनाया गया था। इससे पहले आज बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर पर दोबारा नोटिस चिपकाया था। कंगना के वकील की ओर से बीएमसी के पहले नोटिस का जो जवाब दिया गया, उससे बीएमसी संतुष्ट नहीं थी। लिहाजा बीएमसी ने कंगना के खर्चे पर ही उसके ऑफिस को तोड़ने की कार्रवाई की। बीएमसी का कहना था कि कंगना ने आवासीय जगह में कमर्शियल निर्माण किया है, इसलिए कार्रवाई की गई। इधर आज तय समय पर कंगना हमीरपुर से कड़ी सुरक्षा के बीच निकली। पहले मुंबा देवी के दर्शन किए, फिर मोहाली से मुंबई के लिए उड़ान भरी। इसी बीच अपने दफ्तर पर तोड़फोड़ की घटना पर कंगना ने बीएमसी पर करारा प्रहार भी किया। मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहाँ बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रिया चक्रवर्ती की पहली रात एनसीबी के लॉकअप में गुजरी, तो आज उन्हें मुंबई के भायखला जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जेल में कैसी बीती रिया की पहली रात, देखिए। रिया चक्रवर्ती को एनसीबी दफ्तर से भायखला जेल में शिफ्ट कर दिया गया है।
मंगलवार रात निचली अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। रिया को न्यायिक हिरासत की पहली रात एनसीबी के लॉकअप में ही गुजारनी पड़ी थी। एक रात एनसीबी दफ्तर में गुजारने के बाद इसके अलावा रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, परिहार और दीपेश सावंत को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद कई बॉलीवुड स्टार्स रिया के सपोर्ट में आकर #JusticeForRia का यूज करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उन्हें न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाई है। दरअसल गिरफ्तारी के दौरान रिया ने एक टी-शर्ट पहनी थी जिसमें एक मैसेज लिखा था। इसी मैसेज को पोस्ट करते हुए कई स्टार जस्टिस फॉर रिया की मांग कर रहे हैं। बिहार में मिशन 2020 के लिए आरजेडी का रथ तैयार हो चुका है। बेरोजगारों को साधने के लिए तेजस्वी ने बत्ती बुझाओ, लालटेन जलाओ का आह्वान किया है। नई सोच, नया बिहार, अब की बार युवा सरकार। आरजेडी का युवा जो रथ है वह तैयार हो चुका है। मिशन 2020 है। बिहार में बेरोजगारों के वोट को अपने पाले में करने के लिए विपक्षी आरजेडी ने पूरी ताकत झोंक दी है। नौकरी के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरने के लिए तेजस्वी यादव का रथ तैयार हो गया है। रोजगार और नौकरी, आप साफ तौर पे यहाँ देख सकते हैं। पढ़ाई लिखाई, बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। बेरोजगारी के मुद्दे को धार देने के लिए तेजस्वी यादव ने लोगों से 9 मिनट तक बत्ती बुझाने और दिया या लालटेन जलाने का आह्वान किया। लेकिन सत्ताधारी पार्टी ने पूछा, जब आपकी पार्टी का शासन था तब कितनों को नौकरी मिली? नौजवानों को डबल इंजन की सरकार ने ठगा है। ये जो अंधकार, जो बिहार के नौजवान, जो 7 करोड़ बेरोजगार हैं, जो 7 करोड़ परिवार है, उसके अंधकार को मिटाने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो होटवार जेल, बेउर जेल, तिहाड़ जेल, जमीन लो और नौकरी दो। बिहार में 15 वर्ष के कार्यकाल में आपके माँ पिता ने कितने लोगों को रोजगार दिया? तेजस्वी ने एक तीर से 2 निशाना साधा है। अगर पहला निशाना चूक भी गया तो चुनाव चिन्ह का प्रचार जरूर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण भले ही खतरनाक रफ्तार से बढ़ रहा हो, लेकिन नेताओं को इसकी तनिक भी परवाह नहीं है। उपचुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी ने सांवेर में एक ऐसी कलश यात्रा निकाली जिसकी तस्वीर देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। न कोरोना का खौफ, न जान की परवाह, माथे पर कलश लिए निकल पड़ी महिलाएं। हजारों के हुजूम ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। तस्वीरें मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट के विधानसभा क्षेत्र सांवेर की हैं, जहां उपचुनाव जीतने की कोशिश में जुटे तुलसी सिलावट ने लोगों को लुभाने के लिए कलश यात्रा निकाल दी। हजारों महिलाएं बिना मास्क के सड़क पर उतर गईं। भीड़ इतनी थी कि धक्का मुक्की भी होने लगी। जिसने भी इस तस्वीर को देखा उसके होश उड़ गए। वीडियो वायरल हुआ तो सियासत भी चरम पर पहुँच गयी। कलश यात्रा के नाम पे तमाम सारी यात्राएं यहाँ निकाली जा रही है। ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना मैंने पूछा तो ना कोई अनुमति मिली है। आस्था और विश्वास, ये नर्मदा मैया जो आ रही है, ये मां शक्ति आ रही है और गांव के गांव में कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में तुलसी सिलावट कांग्रेस की टिकट पर जीते थे, लेकिन सिंधिया खेमे की बगावत में वो इस्तीफा देकर बीजेपी में आ गए। जाहिर है ये उपचुनाव उनकी अग्नि परीक्षा है और मंत्री जी की कुर्सी भी दांव पर लगी है। कोरोना काल में शिवराज सरकार के मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी धज्जियां उड़ाई गईं जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। तो क्या मान लिया जाए कि कोरोना वायरस नेताओं पर बेअसर है या फिर सारे नियम कायदे सिर्फ आम जनता के लिए हैं? घरों में कैद स्कूली बच्चों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौटने वाली है। बच्चों के माता पिता की टेंशन दूर होने वाली है, क्योंकि देश भर में स्कूल खुलने जा रहे हैं। लेकिन बच्चों को स्कूल भेजने से पहले ये खबर जरूर देख लें। 6 महीने बाद स्कूलों में फिर से लौटेगी रौनक। घर में कैद बच्चे अब बस्ते लेकर स्कूल जा सकेंगे। केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन ये परमिशन सिर्फ 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को ही दी गई है। मार्च महीने में कोरोना के आने के बाद से ही स्कूलों पर ताला लटका हुआ है और इस दौरान बच्चों ने घर पर रहकर ही ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई की। और ये माना जा रहा है कि जब तक कोरोना का काल नहीं टल जाता और सरकार के स्पष्ट निर्देश नहीं आ जाते, तब तक 1ली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ऑनलाइन ही पढ़ाई करनी होगी। तो अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी कर रहे हैं तो इन गाइडलाइंस पर जरूर गौर फरमा लें। सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूल खोले जा सकेंगे। स्कूल आने वाले छात्रों के पास अभिभावक की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी। स्कूल में सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
स्टूडेंट्स के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। स्कूलों में मास्क अनिवार्य है और बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होगी। गेट पर हर छात्र और स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। बच्चे अपना कोई भी सामान जैसे पेन, पेंसिल, नोटबुक आपस में शेयर नहीं करेंगे। स्कूल में किसी भी तरह खेल या शारीरिक एक्टिविटी की मनाही होगी। इसके साथ ही सभी स्कूलों को पल्स ऑक्सीमीटर का इंतजाम करना होगा। स्कूल परिसर में थूकने पर पाबंदी है और सभी को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। दिल्ली समेत नोएडा और गाजियाबाद के लोगों को आज दिल्ली मेट्रो ने एक और राहत दी है। मेट्रो की सबसे लंबी ब्लू लाइन के साथ पिंक लाइन पर भी आज से मेट्रो का परिचालन शुरू हो गया है। ब्लू और पिंक लाइन मेट्रो के शुरू होने के साथ ही आज से 96 और मेट्रो स्टेशन खुल गए हैं, जिससे नोएडा और गाजियाबाद के लोगों को बड़ी राहत मिली है। ब्लू लाइन जो है वो शुरू हो चुकी है। जाहिर तौर पर जो नोएडा और वैशाली जाने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम खुद ब्लू लाइन में आपको दिखाने के लिए सफर कर रहे हैं और लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ब्लू लाइन मेट्रो 65.35 किलोमीटर लंबी है, जो द्वारका सेक्टर 21 से वैशाली और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी को जोड़ती है। वहीं पिंक लाइन मेट्रो 57.58 किलोमीटर लंबी है, जो मजलिस पार्क और शिव विहार को जोड़ती है। फिलहाल ब्लू लाइन पर 66 और पिंक लाइन पर 40 ट्रेनें ही चलाई गयी हैं। इन लाइनों पर डीएमआरसी अभी सीमित संख्या में ही मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट खोलेगी, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी गाइडलाइंस का भी सख्ती से पालन करना होगा। इसके अलावा गुरुवार से मेट्रो की रेड लाइन, वॉयलेट लाइन और ग्रीन लाइन पर सेवाएं शुरू हो जाएंगी। सबसे सस्ता स्कूटर कितने का होगा? बाइक और कार की कम से कम कीमत कितनी होगी? आपने जो भी सोचा हो वो रकम बड़ी ही होगी। यकीन नहीं होगा? देखिए, 50 रुपए में स्कूटर, 100 रुपए में बाइक, 1000 रुपए में कार, 5000 रुपए में ट्रक। हैरान करने वाला ये बम्पर ऑफर किसी सेल का नहीं बल्कि राजस्थान पुलिस के महकमे का है। न्यूज़ 24 के पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जिसमें यह पता चला है कि जयपुर पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जब्त की गई पुरानी गाड़ियों को महज 50 रुपए और 100 रुपए में बेच दिया। कबाड़ से भी कम कीमत में गाड़ियों को बेचे जाने से वो लोग बेहद नाराज हैं, जिनकी गाड़ी चोरी होकर मिल भी गई, लेकिन पुलिस ने गाड़ी वाले को खबर नहीं दी। गाड़ी थाने में पड़ी पड़ी सड़ गई और 50 रुपए में नीलाम भी हो गई। न्यूज़ 24 के हाथ लगे इस सनसनीखेज दस्तावेज से जयपुर पुलिस बैकफुट पर है। सवालों का जवाब देने के बजाय लीपापोती कर रहे हैं। तो बहुत चिंता का विषय है, यदि ऐसे गाड़ियां नीलाम की जा रही है तो कैसी बड़ी उलझन का विषय है। मेरी हुई है, और भी गाड़ियां हुई होगी। जंग लग के गल चुका था, तो उसकी परिस्थिति जब तक हम देखेंगे नहीं कि कौन सी गाड़ी थी, तब तक उस विषय में कोई टिप्पणी करना मेरे ख्याल से समुचित नहीं होगा। थानों में खड़ी गाड़ी जब सड़कर बेकार हो जाए तो उसकी नीलामी होगी ही, लेकिन कबाड़ से भी कम कीमत पर गाड़ियों की बिक्री सवाल खड़े कर रही है। क्या पुलिस कहीं शहतों को फायदा तो नहीं पहुंचा रही? छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।